जो रॉ के स्पाइस होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं? डोभाल साहब आईबी में थे वहाँ। अब ये ऐसी शख्सियत है कि ये चुप नहीं बैठ सकते। अब दाऊद का भी नंबर था, उस पर दाऊद पर अटैक हुआ था। निजर का भी मामला उठ रहा हुआ है। शक की सुई तो इन पे ही जा रही। अजीत डोभाल साहब का काम, जो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के जो मजबूती आई है भारत में, इसको आप कैसे देखेंगे? जो पिछला जो एक दशक गया है भारत का। मैं बताता हूँ, कश्मीर पे कुछ काम बचा हुआ है, वो चल रहा है। 26/11 जो अटैक हुए थे मुंबई वाले, वहाँ पे एक बहुत बड़ा फेलियर माना जाता है उसको। ऐसा था, एक मैसेज कैच किया था RNW ने, और उस मैसेज से ये हुआ था कि समुद्र के रास्ते से कुछ लोग यहाँ पे अटैक करेंगे। ये मैसेज दिया गया था इनको। अब उन्होंने इसको लाइटली लिया। आपने अपने एक चैप्टर में एक और बहुत अच्छी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन जो मैं कहूँगी कि दी हुई है, जिसमें एक रॉ ऑपरेटिव को किडनैप कर लिया था ईरान की इंटेलिजेंस ने। 3 दिन के बाद शायद वो आदमी छूटा था। अच्छा, ये जो दूसरी आपकी किताब है, न्यूक्लियर बॉम्ब इन गंगा, ये हुआ क्या था कि चाइना ने 1964 में अक्रॉस द हिमालय पहला न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था। CIA ने एक डिवाइस बनाई वो, और ये कहा कि इसको नंदा ऐसे माउंटेन पे इंस्टॉल करें जो अक्रॉस द हिमालय सब चीज़ें कैच करेगी ये। तो नंदा देवी को सेलेक्ट किया गया, जो माउंटेन थी। अगर वो गिर गया और गंगा जी में मिल गया तो पूरी गंगा जहरीली हो जाएगी। न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में भी आपने बोला है, फैक्टम ऑफ इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी। 1974 में पहला न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था पोखरण। नेहरू के टाइम में जो पॉलिसी बनी थी उसी का आउटकम था ये। 18 मई 74 को शायद ब्लास्ट हुआ था। ये ब्लास्ट हुआ था शायद 11 बजे के आसपास। तो उन्होंने कहा 1 बजे पाकिस्तान रेडियो में न्यूज़ आती थी, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान रेडियो सुनना आज। दादा जी, आपने एक चैप्टर लिखा है इमरजेंसी एंड रॉ, तो इसमें आपने लिखा है इंदिरा गांधी जी के बारे में कि शी रूल्ड द कंट्री विद आयरन हैंड एंड प्रूव्ड हरसेल्फ एज द बिगेस्ट डिक्टेटर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। मुरारजी जब PM बने तो उन्होंने आर्यन का उनसे मिलने गए। तो फिर मुरारजी ने उस दौरान उनको कहा कि देखिए पाकिस्तान में कुछ ऑपरेशन है, उनको बंद करिए। तो काओ साहब ने मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता। ये कहना सही होगा कि जो रॉ के स्पाइस होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं आम पब्लिक में मिल करके, क्योंकि अजीत डोभाल साहब के बारे में भी जो उनका एक इलस्ट्रियस करियर रहा है उसको भी लेकर के बहुत सारी बातें हैं कि किस तरह से उन्होंने टाइम पाकिस्तान में बिताया और इन्फॉर्मेशन लेकर के इंडिया को किस तरह से भेजते रहे। बहुत सारे अफसर्स हैं ऐसे जिन्होंने वहाँ पे सर्व किया, अपना अपना काम किया। लेकिन क्या लाइफ होती है एक रॉ के स्पाई की? कैसे ट्रेनिंग ऐसी होती है वो। अब जैसे डोभाल साहब की हमने बात की है, डोभाल साहब IB में थे वहाँ, तो हमारी हम बेसिक पोस्ट होती है। अब ये ऐसी शख्सियत है कि ये चुप नहीं बैठ सकते। इनको अगर एक मिशन दिया गया है और उसमें 3 काम दिए तो ये उसमें 6 करने की कोशिश करेंगे। तो ये इस तरह की पर्सनैलिटी है ये आदमी कि ये हर काम को गहराई में जाकर उस काम को आगे बढ़ा के जितना कर सकता है वो किया। तो यही इनका कैरियर, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है बहुत चीज़ों में। ये वो डिटेल तक पता नहीं कि ये इधर से जो देश के बाहर, जैसे अब दाऊद का भी नंबर था, उस पर दाऊद पर अटैक हुआ था। और दाऊद पर अटैक जिसने किया था, वो दाऊद की किस्मत अच्छी थी कि जब उस पर फायर हुआ तो बाई चांस उसकी लड़की बीच में आ गई, वो मर गई और ये बच गया। उसकी किस्मत ठीक थी, लेकिन अटैक हुआ था। ये कौन से साल की बात बता रहे हैं आप? साल तो मुझे याद नहीं, लेकिन ये इसमें मैंने लिखा है, मैंने शायद ईयर कौन सा था, ये पब्लिक डोमेन में भी है। जी जी। और जिस लड़के ने वो किया था जाके, वो अभी उसको ठीक ठाक इन्होंने रखा है यहाँ पे। उसको
उसका ध्यान रखा पूरी तरह। तो वो डोवाल साहब की गाड़ी से शायद पकड़ा भी गया था एक दफ़ा, पीछे कुछ खबरें छपी थी। तो ये बाद में सब छुट गया था, कुछ नहीं होना, कैसे ना क्या करना है, पुलिस वगैरह भी इसमें क्या कर सकती है। तो ये डोवाल साहब की कंट्रीब्यूशन काफ़ी रही है इसमें। वो बड़ा एक किस्म से पूरा देश के लिए हर तरह की काम करने वाला आदमी है। अब निजर का भी मामला उठ रहा हुआ है, तो ये निजर ऐसे तो मरा ही नहीं, कोई नेचुरल डेथ या कोई वहाँ के अब जिस तरह का ऑपरेशन हुआ होगा उसकी डिटेल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन शक की सुई तो इन पे ही जा रही। आप कैसा देखेंगे, मतलब अजीत डोवाल साहब का काम, जो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के जो मजबूती आई है भारत में, इसको आप कैसे देखेंगे, जो पिछला जो एक दशक गया है भारत का? मैं बताता हूँ। ये 2014 में आए थे, NSA बने थे। उससे पहले अगर आपको याद हो, अहमदाबाद में, बेंगलोर में, बॉम्बे में भी, और इवन दिल्ली में भी, लाजपत नगर में, हर जगह बम फटने की हुई थी, बम फट भी रहे थे। और इस तरह के जयपुर में भी कई जगह ये अटैक भी होते। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इतना फैल चुका था उस वक्त जब इन्होंने टेक ओवर किया कि हम लोग ये मेट्रो वगैरह में जाते हुए भी डरते थे कि कहीं फटन आ जाए, कुछ ना हो जाए। अब तो ऐसा नहीं है। 14 के बाद बताइए आप, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। तो नेशनल सिक्योरिटी में इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी? नेशनल सिक्योरिटी तो इंटरनल तो हमारी यही थी ना, उसको मैनेज कर दिया पूरा। हाँ, कश्मीर पे कुछ काम बचा हुआ है, वो चल रहा है, और किसी हद तक जो है उसमें कामयाबी भी मिल रही है, और वो भी स्ट्रीमलाइन में आए रहे हैं कश्मीरी। अब कश्मीरी अपने आप को इंडियन कहने लगा, पहले तो कश्मीरी कहता था। तो फ़र्क तो आया है, और इसमें इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है इंटरनली। यादव जी, 26/11 जो अटैक हुए थे मुंबई वाले, वहाँ पे एक बहुत बड़ा फेलियर माना जाता है उसको, बहुत एरियाज़ में बहुत बड़ा फेलियर माना जाता है, जिसमें इंटेलिजेंस को भी सवाल उठे थे कि क्यों नहीं पता चला लास्ट मोमेंट तक, मतलब इतनी आसानी से घुसपैठी आ गए और समुद्र के रास्ते आए। आप मुझे बताइए कि कहाँ पे चूक हुई? हाँ, ऐसा था, एक मैसेज कैच किया था RNAW ने, और उस मैसेज से ये हुआ था कि समुद्र के रास्ते से कुछ लोग यहाँ पे अटैक करेंगे। ये मैसेज हमारे डिपार्टमेंट ने नेवल कोस्ट गार्ड को भेज दिया था। कितने दिन पहले? काफ़ी समय पहले, 26/11 से काफ़ी समय पहले। ये मेरे ख्याल पीरियड मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ, महीने 2 महीने या 3 महीने पहले दिया था मैसेज। अच्छा, इतना ड्यूरेशन था? हाँ, उनको दिया था, और ये इन्फॉर्मेशन थी कि समुद्र के रास्ते से अटैक हो सकता है। अब हम तो इतना ही बता सकते हैं, कोस्ट गार्ड हम नहीं है, नेवल के हम नहीं है, लोकल पुलिस हमारे पास को हम नहीं, हम तो सिर्फ सरकार को बताएंगे या कंसर्न एजेंसी है उनको बताएंगे। ये मैसेज दिया गया था इनको। अब उन्होंने इसको लाइटली लिया, उनको ये नहीं पता था इतने बड़े लेवल पे अटैक होगा। ये इन लोगों को किसी ने अज्यूम ही नहीं किया था, और उधर से ये इतने बड़े लेवल पे प्लान किया हुआ था। तो हमारी तरफ से मैसेज गया था, इसमें इंटेलिजेंस फेलियर का कोई रोल कहना गलत है, जो भी कह रहा है। ये मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है किताब में। तो तभी मेरा ये सवाल था कि इंटेलिजेंस फेलियर की, क्योंकि जब ये बात हुई कि भाई एक हॉस्टेज बना रखा था इतने घंटों तक उस एरिया को, होटल ताज को, तो उसमें और ये बहुत साल पहले की बात नहीं कह रही हूँ, मतलब कि उस वक्त ये डिजिटल क्रांति भी आ ही गई थी, मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल अच्छे से शुरू भी हो गया था। ऐसे युग में अगर इस तरह का होता है, एक टेरर अटैक होता है जिसमें इतने लोगों की जान जाती है, तो सवाल के घेरे में पूरा सिस्टम आ ही जाता है। तो इसीलिए सवाल के घेरे में इंटेलिजेंस एजेंसी भी आकर के खड़ी हो गई थी उस वक्त। आपसे आप जो बात कर रहे थे उसमें आपने अपने एक चैप्टर में एक और बहुत अच्छी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन जो मैं कहूँगी कि दी हुई है, जिसमें आपने बात करी है एक रॉ ऑफिसर के बारे में ही, ईरान में मोहम्मद हामिद अंसारी, इंडियन एम्बेसडर इन ईरान,
ये क्या इंसिडेंट था जिसमें एक रॉ ऑपरेटिव को किडनैप कर लिया था ईरान की इंटेलिजेंस ने, और क्यों नहीं आपने बोला कि ये बहुत अनसुनी रिक्वेस्ट गई थी जिसके लिए फिर महिलाओं ने मिल करके इसके लिए दबाव बनाया था? क्या ये इंसिडेंट था? ये तब वहाँ पे एम्बेसडर थे और ये इंसिडेंट हुआ, और इनका कुछ ईरान से लगाव शायद ये था, इनकी लड़के ने शायद ईरानी लेडी से शादी कर रखी है, कुछ ऐसा कुछ है। तो वो जब किडनैप हुआ वो तो इन्होंने पूरी तरह ईरान गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं डाला उसको रिलीज़ करने के लिए, जैसा कि करना चाहिए था। अब वो अगर आज अरेस्ट हुआ है तो आज ही उनको जाके प्रोटेस्ट करना चाहिए था और उसको रिलीज़ कराना चाहिए। ये चुपचाप बैठ गए। उसके बाद जब वहाँ के जो हमारे वहाँ एम्प्लॉई हैं उनकी सब लेडीज़ ने कहा कि ये तो इनके साथ हो सकता है, इसके साथ तो सबके साथ हो सकता है। तब उन्होंने वहाँ जाके हल्ला किया, इसको काफ़ी हर तरह की बातें इसको सुनाई थी। फिर उस पे जाके 3 दिन के बाद शायद वो आदमी छूटा था। और ये आप बता रहे हैं कि जब वो एम्बेसडर थे तेहरान के 1990 के अराउंड की आप बात बता रहे हैं। यादव जी, आपने एक चैप्टर लिखा है इमरजेंसी एंड रॉ, ये 11th चैप्टर है आपकी किताब का, मिशन एंड RNAW। तो इसमें आपने लिखा है बड़ा एक बहुत डेयरिंग रेवलेशंस हैं इसमें। आपने लिखा है इंदिरा गांधी जी के बारे में कि she ruled the country with iron hand and proved herself as the biggest dictator of India during this period। और आपने चैप्टर का नाम दिया है इमरजेंसी एंड रॉ, और इसमें आपने मिसकंसेप्शन अबाउट रॉ के बारे में बात किया है। क्या ये पूरा इंसिडेंट था? इसमें रॉ का कहाँ पे क्या रोल था? और इसमें आरएन काऊ साहब के बारे में भी आपने बात किया है। क्या ये पूरा इंसिडेंट है? क्या है रॉ का, इसमें क्या रोल था इमरजेंसी का? में? अब उसमें बहुत कुछ चीज़ें हुई थी, जैसे प्रेस सेंसरशिप हो गई थी, और हमारे यहाँ का एक बड़ा बोल्ड अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, उसके जिस को ये सेंसर कर देते थे तो वो अखबार में उसको ब्लैंक भेजता था इमरजेंसी में। प्रेस सेंसरशिप हुई काफ़ी, और अपोजिशन के लीडर जो थे सब जेल में डाल दिए गए थे उसमें। और आखिरी में वो जब इमरजेंसी हटाई गई तो मोरारजी देसाई वो पूरी इमरजेंसी में जेल में बंद रहे थे। यहीं सोना के पास एक जगह, वहाँ पे उनको रखा गया था। वो जेल क्या थी, वो गेस्ट हाउस था, उसमें उनको बंद किया हुआ था। वो पीएम बने तो बहुत बड़ा ये एलिगेशन लगा था कि रॉ ने जो है इमरजेंसी में एक्सेसिस की। तो एक्सेसिस इस किस्म की तो हुई होंगी कि अगर जॉर्ज कहीं पकड़ा गया था तो इन्होंने खबर दी होगी। जो इंटरनल अफेयर्स का मामला था उसमें इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन दी होंगी गवर्नमेंट एजेंसी, लेकिन कोई फिजिकल किस्म की जो एक्सेसिस नहीं थी। मोरारजी जब पीएम बने तो उन्होंने आर एन काऊ से मिलने गए, जो एक कर्टसी कॉल होती है नया पीएम बनने के बाद, तो रॉ का चीफ जब मिलने गए तो काऊ साहब ने मुझे बताया कि मैं जब उनके स्टाफ के पास से निकल रहा था तो एक आदमी मेरे पे झपट पड़ा, कहता यही है वो जो इमरजेंसी का सबसे बड़ी काली करतूतें करने वाला, और वो निपट गया। तो मैंने कहा जी वो कौन, कैसे आ गया वहाँ? तो काऊ साहब ने मुझे बताया कि मुझे लगता है ये प्लान्ड था कि ये इनको ऐसे करे। तो कहते मैंने जाके बात फिर मोरारजी को बताई कैसे ऐसे ये कोई ऐसे मेरे से बदतमीजी की है। तो मोरारजी उसमें चुप रहे। तो फिर मोरारजी ने उस दौरान उनको कहा कि देखिए आपने इमरजेंसी में ये किया और इसमें तो काऊ साहब ने कहा कि जो भी आप मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं इसके लिए कोई कमेटी बैठाइए, कमीशन बैठाइए, वो वेरीफाई कर लिया, अगर कोई इसमें गलत चीज़ मिलती है तो जो एक्शन लेना ले लेना।
तो उसने कहा वो तो मैं कर ही रहा हूँ। उसने कहा दूसरा ये है कि मैं जो रॉ के चीफ का पद है उसको मैं डिग्रेड कर रहा हूँ, जैसे सेक्रेटरी लेवल का था तो एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का बनाऊँगा। तो उसने कहा तो मैं कंटिन्यू ही करूँगा और रॉ की स्ट्रेंथ को आप कम करिए, पाकिस्तान में कुछ ऑपरेशन है उनको बंद करिए, क्योंकि वो जिया उल हक वहाँ पे तब वो था, ये वो मोरारजी देसाई का खास ही कुछ चेला था, तो उनसे इम्प्रेस था, उनकी पर्सनल जो हैबिट्स थी उसकी वजह से। तो काओ साहब ने मना कर दिया कि मैं ये नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा आप एक्सटेंशन पे हैं, कहने हाँ, तो आप अपने घर बैठिए, घर से तनख्वाह पहुंच जाया करिए, आप रॉ हेडक्वार्टर नहीं जाएंगे। शंकर नायर नेक्स्ट थे, उनको चीफ बनाया गया। वो भी 2 महीने शायद रहे, उनको भी मुरारजी ने कहा कि ये करिए पाकिस्तान के, उसने कहा बिल्कुल बंद नहीं करूँगा। ये हुआ कि उन्होंने शंकर नायर को भी कहा कि आप, फिर एक हमारे यहाँ एक पारसी नंबर 3 पे था, वो ना आईएएस था ना आईपीएस था, एक हमारे यहाँ फ्रंटियर सर्विस हुआ करती, उसका ऑफिसर था, तो उसको हेड बनाया। वो जो मोरारजी देसाई कहते गए वो करता गया। हम तब यंग वहाँ पे ज्वाइन किया था हमने, उस वक्त हमारी 4-5 साल की सर्विस थी, तो ये कुछ हमारे ऑफिसर नौकरी से भी निकाल दिए थे। स्ट्रेंथ कम करने की बात हुई थी जो आपने बोला। हाँ, हमारे यहाँ एक बड़ी साइंस एंड टेक्नोलॉजी विंग क्रिएट की थी काओ साहब ने, और वो बड़ी इफ़ेक्टिव थी। दूसरे देश में किस तरह की वो डेवलपमेंट हो रही है और उसको मॉनिटर करती थी। तो उसके भी कई ऑफिसर्स को निकाल दिया और दूसरा स्टाफ भी निकाला, लैंग्वेज का स्टाफ निकाला, फील्ड का स्टाफ निकाला, इस तरह। तो काफ़ी अंदर डिमोलाइजेशन हो गया था। ये लगने लगा था कि यहाँ पे अब नौकरी ठीक नहीं। तो ये हालात उस वक्त चले, और उसी दौरान फिर हम जो यंग थे, हमें लगा कि यहाँ पे भविष्य सेफ नहीं है, तो हम लोगों ने एक वहाँ पे यूनियन बना दी, जिसका जिक्र आपने किताब में उसको रजिस्टर भी करा दिया, और वो बाद में 6 साल तक चली। लेकिन बाद में 86 में एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रिक्शंस ऑफ राइट एक्ट आ गया, तो फिर उसको डिसॉल्व करना पड़ा, अदरवाइज एक क्रिमिनल केस सब पे दर्ज हो जाता। तो इस बैकग्राउंड में ये चीज़ें हुई थी जी। अच्छा, ये जो दूसरी आपकी किताब है न्यूक्लियर बॉम्ब इन गंगा, इसमें आपने ये जो प्रीफेस लिखा है इस किताब का, जो ऑथर्स नोट लिखी है, इसमें बहुत चीज़ें मतलब ये कहूँगी मैं 2.5 पन्ने में लगभग आपने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में आपने दिया है। क्या है इस किताब में? क्यों ये किताब आपको लगा एक टाइम पे कि ये एक टर्मोइल क्रिएट कर सकती है? और इसका नाम भी रखा है न्यूक्लियर बॉम्ब इन गंगा। अब बॉम्ब थोड़ी है, बॉम्ब का मटेरियल है। ये हुआ क्या था कि चाइना ने 1964 में अक्रॉस द हिमालय पहला न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था। पूरी दुनिया में इसका शोर मचा। हमारा तो पड़ोसी देश है तो हम तो चिंतित थे ही, और अमेरिका क्योंकि एक किस्म से दुनिया का दादा है, तो वो तो एंटी कम्युनिस्ट भी है, तो वो उनको भी इसका काफ़ी तकलीफ थी कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ इसमें। अब ये डिसीज़न लिया गया CIA ने और IB ने मिलके, हमारी IB ने, कि अब ये तो हो गया, फ्यूचर में अगर ये फिर अगला ब्लास्ट कर रहे हैं तो उसकी क्या वेलोसिटी है, क्या उसके डेंजरस पॉइंट हैं, क्या उसका पोल्यूशन लेवल है, उसको मॉनिटर करने के लिए कुछ इंतजाम किया जाए। तो CIA ने एक डिवाइस बनाई वो, और ये कहा कि इसको नंदा ऐसे माउंटेन पे इंस्टॉल करें जो अक्रॉस द हिमालय सब चीज़ें कैच करेगी ये। तो नंदा देवी को सेलेक्ट किया गया जो माउंटेन थी, तो उस पे लगाने के लिए हम लॉजिस्टिक सपोर्ट हमारी थी। वो मनमोहन सिंह कोहली एक बड़े माउंटेनियर रहे थे, सरदार जी, उन्होंने माउंट एवरेस्ट 2-3 दफ़ा पे चढ़ाई की थी, तो उनकी टीम को ये काम दिया गया था। वो अमेरिकन अपना वो डिवाइस वगैरह लेके आए थे,
एंटीना वगैरह क्या लगा, सब चीज़ों को वो करके लाए थे। हमें सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट उनको देनी थी। तो ये हमारी टीम जब रखने गई तो ये अक्टूबर था शायद, अक्टूबर 64 ना 65। तो वहाँ जब डेजिग्नेटेड प्लेस से 500-600 फुट पहले थे तो बहुत तेज़ ब्लिजार्ड आ गया, जो बर्फ़ का तूफ़ान। तो उन्होंने नीचे वायरलेस किया कि अगर हम थोड़ा सा भी आगे गए तो मर जाएंगे। तो नीचे से फिर दिल्ली मैसेज गया, दिल्ली से फिर ये डिसीजन लिया गया कि ये जो डिवाइस है इसको एक रॉक से और दूसरे मटेरियल है रॉक से बांध के आप नीचे आ जाइए, अगले साल इसको रख देंगे। तो टीम जो है उसको रॉक से बांध के नीचे आ गई। अगले साल जब वो रखने गए तो वो रॉक टूट के नीचे ग्लेशियर में गिर गई थी और वो सारा जो पैराफर्नेलिया था सब, इंक्लूडिंग दैट वो डिवाइस जो थी वो सब उसमें गिर गया था। ये 3-4 साल उसको ढूंढते रहे नीचे, लेकिन वो ग्लेशियर में नीचे नीचे कहीं वो चली गई, इनको नहीं मिली। ये चुप बैठ गए आके। हमारे जो ऑफिसर्स थे वो आईबी के थे या इसके आईटीबीपीएफ के थे। अमेरिकन जो थे वो प्राइवेट आए थे, हालांकि उनको भी ऑथ ऑफ सीक्रेसी साइन कराया था अमेरिकन को। वो अपने वहाँ चले गए, हमारे वाले अपने यहाँ नौकरियों पे चले गए। तो उनमें एक अमेरिकन को टेस्टाकुलर कैंसर हो गया वहाँ जाके। अच्छा। टेस्टाकुलर कैंसर हो गया तो उसने कहा कि मैं उस रेडिएशन मटेरियल से टच हुआ था, ये उससे हुआ है। उसने वहाँ एक मैगजीन थी रिंग साइड, उसमें अपना इंटरव्यू दे दिया। रेडिएशन मटेरियल में कहाँ पे टच हुआ? न्यूक्लियर रेडिएशन मटेरियल जो डिवाइस रखने गए थे कि उसमें वो मटेरियल लगा हुआ था और उससे मैं टच हुआ था 1 साल पहले जब वो लगाने गए थे। जब लगाने गए थे। अच्छा। ये 1 साल नहीं, काफी समय के बाद की बात है। तब उनको कैंसर डिटेक्ट नहीं, वो कहता उससे हुआ है मुझे। अच्छा, खुद उन्होंने बोला? उसने बोला। अच्छा। उसने वहाँ एक मैगजीन में इंटरव्यू दिया और वो इंटरव्यू छपा तो ओबियसली इंडियन पार्लियामेंट में शोर मच गया। शोर मचा तो मोरारजी देसाई पीएम थे तब। तो उन्होंने यही कहा कि मैं एक साइंटिस्ट की कमेटी बैठा देता हूँ, वो इसको एनालाइज करेगी कि ये किस वजह से ये हुआ, क्या हुआ, और इसकी सब डिटेल जो है वो 1 साल में हमें देगी। तो 6 साइंटिस्ट की कमेटी बैठाई गई और उन्होंने वो पूरी रिपोर्ट जो है तैयार करके गवर्नमेंट की दी। तब तक मोरारजी की देसाई की गवर्नमेंट गिर चुकी थी। 80 में इंदिरा जी आ गई फिर पावर में। इंदिरा गांधी जब पावर में आई तो वो रिपोर्ट पे कोई एक्शन नहीं हुआ और वो रिपोर्ट साउथ ब्लॉक में एक अलमारी में बंद हो गई। कुछ समय पहले 3 या 4 साल पहले, 4 या 5 साल हो गए, वो रिपोर्ट की कॉपी मुझे मिल गई। उस बेस पे किताब लिखी गई। तो मैं अब तब भी डर रहा था कि शायद ये एक्शन कुछ हो कि रिपोर्ट कैसे आई तुम्हारे पास। लेकिन ये तो एक देश हित की बात है कि वो मटेरियल पड़ा हुआ, उसको तो ढूंढ नहीं रहे हैं हम। वो जिस दिन वो डिब्बी फट गई, मैं पूछने वाली थी कितना डेंजरस है ये। मैं इसलिए डेंजरस है कि उस डिब्बी में एक मटेरियल है PU-238, वो एक न्यूक्लियर रेडिएशन मटेरियल है। वो एटम बम वगैरह में यूज होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नागासाकी पे जो बम डाला था अमेरिका ने, उसमें ये मटेरियल यूज हुआ था एंड इट वाज 6.5 kg। एक रात में 75,000 जापानीज मरे थे और बाद में लाखों क्रिपल हो गए थे। 6.5 किलो था वो। इसमें कितना है? इस डिब्बी में 1.75 kg है। अगर वो गिर गया और गंगा जी में मिल गया तो पूरी गंगा जहरीली हो जाएगी। इस पे मैंने काफ़ी रिसर्च, पीछे भी कुछ लोगों ने इस पे काम किया था, वो किसी चैनल वगैरह ने। तो ये आज भी वो मटेरियल वहीं पड़ा हुआ है। आज का युग बहुत बदल चुका है। ऐसे ऐसे बीमर आ गए हैं जो नीचे मीलों तक चीज़ें ढूंढ लेते हैं। ये कोई इस पे एक्शन ही नहीं ले रहा।
मैंने प्रधानमंत्री ऑफिस में भी ये चीज़ भेजी है, वाटर मिनिस्टर को भेजी है, किसी ने एक्नॉलेज भी नहीं की। न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में भी आपने बोला है, फैक्टम ऑफ इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी, आपने इसको समझाया भी है बहुत डिटेल में। आपने शुरुआत की है नेहरू ईरा से इसको समझाने में कि न्यूक्लियर पॉलिसी कैसे इन प्लेस आई है, इसके बारे में बताइए ना। ये नेहरू के टाइम से ही शुरू हुआ था, जो हमारा ये बनाया गया था एजेंसी, जो पूना में इसका हेड ऑफिस है शायद, तो उस टाइम पे ही इस पे काम शुरू हो गया था, लेकिन वो छुपा हुआ था सारा। लेकिन ये जब इंदिरा जी ने फिर, अगर आपको 1974 में पहला न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था पोखरण में, वो इसी नेहरू के टाइम में जो पॉलिसी बनी थी उसी का आउटकम था, और इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बन गया था, जो कि आज के युग में बहुत ज़रूरी था। ये उस लेडी की फारसाइटेडनेस थी कि उसने ये उस वक्त जो है स्टेप लिया, और ये बहुत बड़ी बात थी। आपने बहुत सारे, इसमें गवर्नमेंट एपैथी का एक चैप्टर है जिसमें आपने बहुत सारे सवाल भी डाले हैं, कि जिसमें एक क्वेश्चनेयर है जो कि आपने बोला इट वाज सेंट टू द पीएम्स ऑफिस इन 2015। पीएम ऑफिस में, पीएमओ में ये 7 सितंबर 2015 को ये क्वेश्चनेयर गया था। हाँ। जिसके बाद आपने क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, 13 क्वेश्चंस लिखे हैं, जिसमें आपने बोला व्हाट इज द चांस ऑफ प्लूटोनियम लीकिंग इन द माउंटेन रीजन, जिसका आपने बताया है कि इस तरीके से इसका रेपरकशन हो सकता है। यूएस गवर्नमेंट की भी एक सवाल है, आपने हैज द यूएस गवर्नमेंट हेल्प्ड इंडिया इन दिस रिगार्ड, क्या सवाल है? इन दिस रिगार्ड इन द सेंस आपने लिखा है कि हैज द यूएस गवर्नमेंट हेल्प्ड इन दिस रिगार्ड, इफ सो डिटेल्स देयरऑफ मे बी फर्निश्ड। हाँ, कुछ बात चल रही थी कि उन्होंने हमारी हेल्प की थी ये, लेकिन वो डिटेल है ही नहीं, ना मुझे दी किसी ने, मतलब उसको बनाने में, उस डिटेक्टर को बनाने में। हाँ। क्योंकि आपने बोला CIA और IB ने मिलकर के बनाई थी। नहीं, अब न्यूक्लियर ब्लास्ट का तो CIA को भी नहीं पता चला था। वो इनका एक सैटेलाइट छोड़ा हुआ था अमेरिका ने, तो वो सैटेलाइट क्या था, इधर से चल के हमारे रीजन से, इससे अरब सागर से चल के, और उधर चाइना की तरफ तक जाता था। ये 18 मई 74 को शायद ब्लास्ट हुआ था ये। उस वक्त क्या है, पोखरण में जो है ये आंधी वगैरह बहुत उड़ती थी, तो वो सैटेलाइट से मॉनिटर नहीं कर पाए। CIA फेल हुआ था, मैंने कहा इसमें, वो मॉनिटर नहीं कर पाए, और हमारे साइंटिस्ट ने वो बाकायदा वहाँ पे मिलिट्री के एरिया के बीच में सब चीज़ें की थी, तो उनको मिलिट्री की एक्सरसाइज लग रही थी वो, तो वो उसको मॉनिटर नहीं कर पाए। और जब वो ब्लास्ट हो गया तो उसके बाद शोर मचा कि ये न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया। न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है भारत ने। मैं कहूँगी, उस वक्त मैं वहीं था, जोधपुर। अच्छा, जोधपुर में आप थे जब ये सवेरे टेस्ट हुआ था? टेस्ट हुआ तो वही कर्नल MNC दत्ता थे हमारे हेड, तो उन्होंने कहा, टेस्ट हुआ था, ये ब्लास्ट हुआ था शायद 11 बजे के आसपास, तो उन्होंने कहा 1 बजे पाकिस्तान रेडियो में न्यूज़ आती थी, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान रेडियो सुनना आज। इसका मतलब उनको इसका पता था, और वो ट्रैफिक वगैरह जो जैसलमेर का रोड था 3 दिन पहले बंद कर दिया गया था, जोधपुर से जैसलमेर का ट्रैफिक सब डाइवर्ट कर दिया गया था। तो ये लग रहा था कुछ ना कुछ होगा, हमें भी नहीं पता था, लेकिन जब कर्नल ने हमें कहा, हमारे बॉस ने, कि आज पाकिस्तान रेडियो सुनो 1 बजे, इसका मतलब उनके नॉलेज में ये था। आपसे बहुत सारी चीज़ों पर बातें हुई और बहुत डिस्कशन हुआ, हालांकि आपका समय मिलना थोड़ा मेरे लिए कठिन था, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैंने नहीं तो चर्चा और भी लंबी होती, और मैं आपसे कहूँगी कि आगे भी हमें थोड़ा समय दें, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, जब आप कहेंगे मैं आ जाऊँगा। बहुत अच्छी और बहुत देखिए, विशेष। मैं मेरे दिल में एक इच्छा रहती है कि आज का सबसे लोग बाग अखबार बच्चे कम पढ़ते हैं, इवन बड़े भी नहीं पढ़ते हैं। आजकल एक ये TV जो माध्यम है जिसके थ्रू नॉलेज गेन होता है, या उसके तरह हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो ये सबसे बड़ा इफ़ेक्टिव मीडिया है। तो इसमें अगर मेरे थ्रू कुछ चीज़ें देश हित में मिल जाएं,
तो मैं हमेशा तैयार हूँ उसके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी। आप आए और आपने अपनी दोनों किताबों के बारे में बात करी, हालांकि कुछ डिटेल्स अभी रह गई हैं, उसके लिए मैं आपको फिर से शो पे बुलाऊंगी और फिर से हम ये चर्चा करेंगे। अभी आगे इसका पार्ट 2 भी चर्चा का हम रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल आज आप आए और बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को भी अच्छी लगेगी। और पब्लिक डोमेन में जैसा आपने बोला कि अनसंग हीरोज़, रॉ ऑफिसर्स को भी अगर हम अनसंग हीरोज़ के बारे में की तरह अगर हम बात करें तो वो कहना गलत नहीं होगा। बहुत धन्यवाद आपका। और मैं जिस तरह की भी इस मामले में अपने आने वाली जनरेशन को जागरूक कर सकूं, तो ये मेरा अहोभाग्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। आपका। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।